स्थानीय सरकार ही है हमारी यूनिट आज भी, आज कंप्लीट हो जाएगी स्थानीय सरकार की यूनिट, लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में हम लोग 73rd संविधान संशोधन की विशेषताएं, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। तो हम लोगों ने क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, क्या कमियां हैं, क्या उपाय हैं, हम लोग एक साथ इसकी चर्चा कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो विशेषताएं, महत्व, सीमाएं, उपाय। तो सबसे पहले विशेषताएं, फिर महत्व, सीमाएं और उपाय, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा देने से पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में, उनके स्टेटस में सुधार आया है। पहले पंचायती राज संस्थाओं का गठन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के पारित होने के बाद से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के गठन में एक रूपता आई है। हर राज्य में पंचायती राज संस्थाएं लगभग एक जैसी हैं, तो एक रूपता की स्थापना हुई है पंचायती राज संस्थाओं के गठन में। पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों की भागीदारी का संरक्षण किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य स्वयं दे सकता है। इस प्रकार पहले जब ये आशंका प्रकट की गई थी संविधान सभा में, जब पंचायती राज संस्थाओं पर बहस चल रही थी, तो ये आशंका प्रकट की गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पंचायतों को हम शक्तिशाली बनाएं तो वो दबंगों की संस्था बनकर के रह जाए, और जो गांव का कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सेदारी न निभाने पाए। ये एक आशंका थी, ये एक संभावना थी, लेकिन रिजर्वेशन के माध्यम से इस आशंका को भी निर्मूल कर दिया गया है और अब पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। अब देखो, जो कार्यकाल है वो प्रावधान हो गए, है ना, जो रिजर्वेशन के प्रावधान है वो प्रावधान हो गए, जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम उनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो कार्यकाल को प्रोटेक्शन दिया गया है, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल बनाया गया है, कितना है, 5 वर्ष है, और अगर पंचायतें बीच में भंग की जाती हैं तो समयबद्ध तरीके से उनके इलेक्शन का प्रावधान किया गया है, उनके निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। वो हमने कल आपको प्रावधान लिखाए हैं कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। जो नई पंचायत बनेगी वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगी, लेकिन अगर शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो पूरे 5 साल के लिए बनेगी। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं, जिससे पंचायतों को कार्य करने का अधिकार राज्यों के द्वारा सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य ने जिम्मेदारियां दे सकता है। पंचायतों को वित्त से संपन्न बनाया गया है। हमने वित्त के सारे प्रावधान लिखाए हैं। राज्य सरकारें पंचायतों को धनराशि देती हैं, राज्य सरकारें पंचायतों को सहायता अनुदान देती हैं, राज्य सरकारें पंचायतों के लिए इस प्रकार वित्तीय स्रोत का सबसे शक्तिशाली साधन है। कैसे पंचायतों के बीच राज्य सरकार के द्वारा संसाधनों का बंटवारा होगा, इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी पंचायतों को वित्त मिलता है। ये तो 73rd अमेंडमेंट की बात हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ नोट लिखाना चाहूँ आपको, तो इसके अतिरिक्त भी पंचायतों को पैसा मिलता है। जैसे केंद्र सरकार पंचायतों को पैसा देती है। केंद्र सरकार पंचायतों को पैसा कैसे देती है? केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं चलाती है, जैसे स्वच्छता अभियान चलाया, मनरेगा चलाया, तो सीधे पंचायतों को दे दी गई जिम्मेदारी कि पंचायतें लागू करेंगी। जब पंचायतें लागू करेंगी तो ये पंचायतों को जिम्मेदारी दे दी गई, तो अब पंचायतों के माध्यम से पैसा जारी होने लगा, यानी केंद्र सरकार सीधे पंचायतों को पैसा दे रही है। वरना तो पंचायती राज सूची का विषय है, लेकिन यहाँ पर पंचायतों को सीधे पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा है, क्योंकि कुछ योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सीधे पंचायतों को दी जा रही है। तो इससे पंचायतें शक्तिशाली भी बन रही हैं, इससे पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का अवसर भी मिल रहा है, इससे पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत हो रही है, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। इसके अलावा पंचायतों के लिए निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने कल राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में चर्चा की थी कि एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जिसकी निष्पक्षता का ध्यान रखा गया है, और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। ये पंचायती राज के प्रावधान है। और हमने आपको ये भी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को थोपने की कोशिश नहीं की गई राज्यों पर। जिन राज्यों में पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां 2 स्तर की पंचायत ही हो सकती है, तो अनावश्यक तीसरी स्तर को थोपने का प्रयास भी नहीं किया गया है। यानी परंपरागत तरीके से जो छोटे राज्य हैं, जहां पर 2 स्तर की पंचायत पहले से कार्य कर रही है, उन पंचायतों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो ये पंचायती राज की विशेषताएं हो गई, या 73rd अमेंडमेंट की विशेषताएं हो गई। दोनों, अगर दोनों क्वेश्चन आता है, पीआरआई की विशेषताएं या 73rd अमेंडमेंट की विशेषताएं, तो दोनों में आप इस बात को लिख सकते हो। अब अगर आपको नगरपालिका के लिए लिखना है, तो जहां जहां हमने पंचायत की बात की है, आप उसे नगरपालिका कर दो, बाकी सारी चीजें वही है। कार्यकाल को संरक्षण है, कमजोर वर्गों की भागीदारी है, गठन में एक रूपता है, वित्तीय व्यवस्था है, अधिकारों से संपन्न है, निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है, सारी चीजें सिमिलर है। बस एक अंतर और आएगा कि जो हमने अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमने 11वीं अनुसूची बताई है, नगरपालिका के लिए आप 12वीं अनुसूची लिखोगे, कल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर हम 73rd अमेंडमेंट की विशेषता लिख रहे हैं, तो उसके आधार पर आप 74th अमेंडमेंट की विशेषता अपने आप लिख सकते हो। ये लिखना, ये घर के लिए होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसको लिखने के लिए। अब इन विशेषताओं वाली जो व्यवस्था हमने बनाई, देखो ये विशेषताएं हैं, ध्यान रखना मेरी बात का, ये विशेषताएं हैं। विशेषताओं में आएगा तो ये लिखना पड़ेगा, लक्षण में आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। अब इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है 73rd अमेंडमेंट का? महत्व क्या है, या पंचायती राज संस्थाओं का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है? तो अब महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। अंतर देखना विशेषता और महत्व का। विशेषता मैंने बता दी, अब महत्व बताने जा रहा हूं। तो विशेषता और महत्व का अंतर देखो। तो विशेषता समझ लिया, अब महत्व क्या है या प्रभाव क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के लागू होने से, या 73rd अमेंडमेंट के लागू होने से ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल का मतलब निचला स्तर, सबसे निचले स्तर को ग्रास रूट लेवल कहते हैं। तो पंचायतें और नगरपालिकाएं सबसे निचले स्तर हैं। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई है गांव। गांव से छोटी कोई इकाई नहीं होती, और गांव के स्तर पर ही पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ऐसे स्तरों को हम लोग ग्रास रूट लेवल कहते हैं। कल हमने आपको बताया था, इसके बारे में लिखाया भी है हमने, ग्रास रूट लेवल, निचला स्तर। या आप इसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे ग्रास रूट लेवल ही लिखो, यह सबसे उपयुक्त शब्द है, ग्रास रूट लेवल। चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, कोई समस्या नहीं है। बजाय इसके कि तुम लिखो तृणमूल स्तर, इसकी हिंदी है तृणमूल स्तर या निचला स्तर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लिखने के बजाय आप ऐसे लिखो,
मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे लिखने के बजाय, तृणमूल स्तर या निचला स्तर लिखने के बजाय आप ऐसे लिखो। टेक्निकल टर्म्स जितने भी हैं, उन टेक्निकल टर्म्स का या जो कंसेप्चुअल शब्द हैं उनका अनावश्यक हिंदी अनुवाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर नंबर मिलने की गुंजाइश बहुत अच्छी नहीं रह जाती। अगर आप ग्रासरूट लेवल लिख दोगे तो नंबर बेहतर मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन होता है ग्रासरूट लेवल, बजाय निचला स्तर या तृणमूल स्तर लिखने के। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रासरूट लेवल भी, हिंदी में भी ग्रासरूट लेवल ही लिखो। तो मैं बता रहा था महत्व इसका कि पंचायती राज संस्थाओं का महत्व क्या है। पंचायती राज संस्थाओं का महत्व है कि इसने ग्रासरूट लेवल पर, तृणमूल स्तर पर पंचायत लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, और स्थानीय स्तर पर लोगों में शासन प्रशासन के प्रति जागरूकता विकसित की है। स्थानीय स्तर पर लोगों की शासन और प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इसने पंचायती राज संस्थाओं या 73rd अमेंडमेंट ने कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करने में भूमिका निभाई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग उपेक्षित थे उनको पंचायतों में हिस्सेदारी दे दी। अब वे पंचायतों के मुखिया बनते हैं, पंचायतों के सदस्य बनते हैं। देश की आधी जनसंख्या जो उपेक्षित थी उसको 1/3 रिजर्वेशन दे दिया, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो जो कमजोर वर्ग थे, वल्नरेबल सेक्शंस थे हमारे, उन वल्नरेबल सेक्शंस को पंचायतों में भागीदारी मिली है, इसलिए इसने कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया है। अब जब कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ तो जो भेदभाव की दीवारें थी जातिगत आधार पर, हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव की जड़ें बड़ी गहरी रही हैं, तो नतीजा ये हुआ कि जाति के आधार पर जो भेदभाव की जड़ें थी, भेदभाव की जो दीवारें थी, वो दीवार गिरी है, ढही है, कमजोर हुई है। गांव का जो कमजोर कहा जाने वाला वर्ग था, गांव का जो मजदूर कहा जाने वाला वर्ग था कि मजदूर है, ये कमजोर है। अगर गांव में सब लोग चेयर लगा करके बैठे हुए हैं तो वो बेचारा जमीन पर बैठता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसको भी चेयर ऑफर होनी चाहिए, उसको भी चेयर पर बैठने का हक है, लेकिन नहीं, वो जमीन पर ही बैठता था। क्यों? क्योंकि हम उसे मजदूर कहते थे, हम उसे कमजोर कहते थे। ये जो भेदभाव की दीवार है, ये भेदभाव की दीवार गिरी है, कमजोर हुई है। मैं नहीं कहता कि समाप्त हो गई, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग है, अभी भी पुरानी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में भेदभाव की दीवार कमजोर हुई है। जो कमजोर वर्ग हैं, उन कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। पहले जो मजदूर कहा जाने वाला वर्ग था, जो कमजोर कहा जाने वाला वर्ग था, अब वो पंचायतों का सदस्य होता है, वो पंचायतों का अध्यक्ष बनता है, पंचायतों का नेतृत्व करता है और बड़े बड़े नेताओं के साथ संवाद करता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि समाज का जो कमजोर कहा जाने वाला वर्ग था, मजदूर कहा जाने वाला वर्ग था, उसमें भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, उसमें भी नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है। वो अपने नेतृत्व के गुणों को पहचानने लगा है और उसमें भी नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व के अवसर का विकास हुआ है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर के विकास को तुलनात्मक रूप से गति मिली है। अब जहां पंचायतों ने अच्छा काम किया है वहां थोड़ी गति अच्छी है, जहां पंचायतों ने अच्छा काम नहीं किया है वहां गति थोड़ी धीमी है। वो अंतर आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन अगर हम 1992 के अधिनियम को 1993 से लागू हुआ, 1993 से लागू हुआ, तो 1993 को हम विभाजक रेखा मान लें, एक डिवाइडिंग ईयर मान लें, अगर विभाजक रेखा मान लें, तो 1993 के पहले ग्रामीण दशा और 1993 के बाद की ग्रामीण दशाओं में अंतर अवश्य देखने को मिलेगा। इस 73rd ने या 73rd अमेंडमेंट ने या पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है। राजनीतिक चेतना विकसित हुई, उस राजनीतिक चेतना के साथ धीरे धीरे सामाजिक चेतना का संचार हो रहा है। लोकतंत्र की कीमत समझी जाने लगी है, वोट की कीमत समझी जाने लगी है कि वोट देने की कीमत क्या होती है, और लोगों में जागरूकता का तेजी से संचार हुआ है। कुल मिलाकर के हम कहें तो पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया है, रिवाइटलाइज किया है, पुनर्जीवित कर दिया है और उसे सशक्त बनाया है। एक शक्तिशाली लोकतंत्र की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई है। और जैसे जैसे लोग जब पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में जागरूक बनेंगे तो धीरे धीरे उनकी राज्य के शासन प्रशासन के विषय में भी जागरूकता बढ़ेगी और भारत सरकार के भी शासन और प्रशासन के विषय में जागरूकता बढ़ेगी, और धीरे धीरे जागरूकता का यह संचार बेहतर शासन व्यवस्था की ओर हमें लेकर के जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों तरफ इतना अच्छा अच्छा ही दिखे, गड़बड़ियां भी हैं, कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। क्या कमियां हैं पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में? पहली बात, करप्शन। करप्शन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही है और पंचायती राज संस्थाएं भी करप्शन का शिकार रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर संस्था शिकार है, लेकिन अधिकांश संस्थाओं में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है उसके मकान पर मंजिल बनते जाते हैं, कारों का आकार चेंज हो जाता है, पहले छोटी कारों से चलता है, फिर बड़ी कारों से चलता है, पहले एक कार से चलता है, फिर 2 कार 3 कार काफिले में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो असीमित कमाई शुरू हो जाती है, ये असीमित कमाई कहाँ से शुरू होती है? करप्शन के कारण शुरू होती है। जो ये तो मैंने परसेप्शन बताया कि भाई ये परसेप्शन है करप्शन का, लेकिन जो ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक डेटा क्या है कि जो एनजीओज की स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि पंचायतों ने ऐसी फर्मों को ठेके देकर के काम कराए हैं, क्योंकि काम ठेके पर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। सड़क बनाना है, खड़ंजे बिछाना है, नालियां बनवानी है, नालियों की साफ सफाई करवानी है, तो ये जितने भी कार्य हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, ठेके पर होते हैं। तो छोटी छोटी फर्में होती हैं जिले में, उन्हीं फर्म को ठेके दिए जाते हैं। पंचायतों ने ऐसी फर्मों को ठेके दिए हैं जो पहले से ब्लैक लिस्टेड रही हैं, काली सूची में शामिल रही हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी कार्य करने की क्षमता अच्छी नहीं रही है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा रिश्वतखोरी दी है, यानी पैसा दिया है, पंचायतों को रिश्वत खिलाई है, तभी उन्हें ठेका मिला है। जैसे तिरुपति जी के लड्डू का मामला देखो, पिछली सरकार ने, ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी से रिश्वत लेकर के ठेका दे दिया गया देशी घी सप्लाई करने का, और जो देशी घी मार्केट में 600-650 रुपये किलो नॉर्मली मिलता है वो 300 रुपये किलो के हिसाब से सप्लाई करने के लिए दे दिया गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल ये सब मिला करके घी बना करके बेचना शुरू कर दिया तिरुपति बालाजी मंदिर को। तो अगर ठेके देने में रिश्वतखोरी होगी, कमीशनखोरी होगी, तो गड़बड़ियां तो होंगी। पंचायत की व्यवस्था इसी का शिकार है। दूसरी बात, अपराधीकरण भी है। अपराधीकरण का आशय क्या है? दबंग प्रधान। दबंग प्रधान का अर्थ यह है कि
आपराधिक छवि के लोग पंचायत के सदस्य और प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य इत्यादि पदों पर चुनाव लड़ते हैं। और चूंकि वे दबंग छवि के लोग होते हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का उन्हें सपोर्ट होता है, इसलिए वे प्रायः आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वोट कौन देगा। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण यह भी एक चिंता का विषय रहा है। अब अगर राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो तो यह अपराधीकरण रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव सुधार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। और कुछ राज्यों में राज्य के निर्वाचन आयोगों ने बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभाई है। जैसे पश्चिम बंगाल में जब अभी कुछ दिन पहले पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव हुए थे, तो कोलकाता हाईकोर्ट को कमेंट करना पड़ा, टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आप पंचायतों का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते तो आप मुझे बताएं, हम किसी नई संस्था को बना करके ये जिम्मेदारी हम उसे दे सकते हैं, हम ये जिम्मेदारी उसे दे सकते हैं। ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है, जो एक संवैधानिक संस्था है। उच्च न्यायालय ये कह रहा है, इसके खिलाफ हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता उच्च न्यायालय के कमेंट को, कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया। तो उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। ये अभी कुछ दिन पहले का कमेंट है। अगर आपने समाचार पत्रों में देखा हो, समाचार पत्रों में अगर आपने पढ़ा हो, तो ये कुछ, इसलिए मैंने आपको कहा कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो करंट की जानकारियां हैं वो आपके लिए इकट्ठी होती जाएंगी, एकत्र होती जाएंगी, और उसको आप अपने आंसर के साथ सपोर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो, जैसे वर्तमान समय में या हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग के विरुद्ध विपरीत टिप्पणियां की हैं। क्या कहा है, डिटेल में ना भी लिखा तो इतना लिख दिया कि विपरीत टिप्पणियां की हैं। आपका काम हो गया। एग्जामिनर को भी लगा कि हाँ, ये बच्चा करंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही करंट को कनेक्ट करते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही जोड़ते हैं, और ये तब आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप रेगुलर पेपर पढ़ोगे, तभी। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एग्जाम्पल देते समय कभी किसी नेता का नाम नहीं लिखना, व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमने संस्था का नाम लिख दिया कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने विपरीत टिप्पणियां की, बस इतना पर्याप्त है। समझने वाला भी समझ जाएगा, और ये माना जाएगा कि हाँ, आपका लेखन बहुत अच्छा है, आप करंट से कनेक्टेड हैं। और जब आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हो तो यकीन मानो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन ये भी यकीन मानो कि मुश्किल से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं। बाकी तो सब बस तैयारी करने आते हैं। एक होता है तैयारी करना, एक होता है सफलता के लिए तैयारी करना। दो तरीके की बातें होती हैं। तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सफलता के लिए तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि सफलता के लिए जो बच्चा तैयारी करता है वो बेहद गंभीर होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक शब्द सुनेगा, उसको समझेगा कि हाँ, ये सरकार, ये सर ने डूज बताया कि ये करना है, ये डोंट्स बताया कि ये नहीं करना है, लिख लेगा उसे कॉपी में कि ये बताया गया था इसको करना है, ये बताया गया था इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसे सफलता पानी है, उसे एग्जाम निकालना है। तो कुछ एक बच्चे हैं जो करते हैं, मुझे मैसेज भी किया है कुछ एक बच्चों ने। तो जैसे एक बच्चा आप ही के बैच में है, कोई अक्षत श्रीवास्तव है, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। एक बच्चा और है, मुझे सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने इस तरीके से प्रयत्न किए हैं, अच्छे कदम उठाए हैं, मैंने देखा, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सको। ये आपको प्रयास करना होगा। तो डूज डोंट्स हम आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे। तो हाँ, मैं इलेक्शन की बात कर रहा था कि ये कमी आई है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के विघटन का अधिकार राज्य सरकार को तो दिया गया है, लेकिन कोई आधार नहीं बताया गया कि किस आधार पर राज्य सरकारों के द्वारा विघटन किया जाएगा। ये कमी है, आधार बताना चाहिए था। हालांकि अगर राज्य सरकारें मनमाने तरीके से करती हैं, वैसे तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर राज्य सरकारें मनमाने तरीके से विघटन करेंगी तो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में मुकदमा चला जाता है, और उच्च न्यायालय संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को फिर से जीवित कर देती है, फिर से उन्हें कार्य करने के लिए पुनर्जीवित कर देती है, पुनर्जीवन प्रदान कर देती है। तो संवैधानिक व्यवस्था होने का एक प्रभाव यह है कि राज्य सरकारें अब मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ग्राउंड तो लिखना चाहिए था, वो ग्राउंड मेंशन नहीं है। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया है, लेकिन व्यवहार में यह देखने में आया है कि पंचायतों को राज्य सरकारें अधिक से अधिक शक्तियां सौंपने के लिए बहुत जागरूक और बहुत उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाती है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि वो पंचायतों पर अपना कब्जा बनाए रखें, अपना नियंत्रण बनाए रखें। पंचायतें प्रायः वित्त का रोना रोती हैं कि भाई हमारे पास जो पैसा आया है, हमारे पास जो संसाधन आए हैं वो कम है, हमको और पैसा चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों की भी अपनी सीमाएं हैं धनराशियां देने की, इसलिए पंचायतों को स्वयं अपने वित्त के सृजन के लिए प्रावधान करने चाहिए, जिसके लिए पंचायतों को सृजनात्मक सोच रखनी होगी। तो उपाय हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा पंचायतों की जो कार्य प्रणालियां हैं वो गोपनीय है आज भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि पंचायतें तो विकास के लिए काम कर रही हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य कर रही हैं, कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी दशा में पंचायतों का कामकाज गोपनीय नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। किसी पंचायत में कितना पैसा आया, किसी पंचायत में किस काम के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किसको ठेका दिया गया, किस फर्म को दिया गया, कितने समय के लिए दिया गया, क्या क्वालिटी नॉर्म्स हैं। भाई खड़ंजा बिछेगा, सड़क बनेगी, नाली बनेगी, तो उसके क्वालिटी नॉर्म्स भी तो हैं। तो क्या क्वालिटी नॉर्म्स हैं, क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, ये सब डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिससे जब हमारे घर के सामने सड़क बने तो हम देखें कि हाँ, सही तरीके से बनाई जा रही है, सही क्वालिटी तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है। अगर क्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कंप्लेन करें, कहाँ करें? तो इसके लिए शिकायत निवारण की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आज भी नहीं है। तो इनकी भूमिकाएं पारदर्शी नहीं है, कार्यशैली पारदर्शी नहीं है। जनता की शिकायतों, अगर हमें अपने ग्राम प्रधान से शिकायत है, अगर हमें अपने पंचायत के सदस्य से शिकायत है, तो हम शिकायत कहाँ करेंगे? अभी आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है। लेकिन हमें यह व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि हम ऐसी शिकायतें कर सकते हैं, और अगर हम ऐसी शिकायतें कर सकते हैं तो हम पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों पर प्रभावी दबाव बना पाएंगे। इसके अलावा ग्राम सभाओं के लिए राज्यों ने कानून तो बनाए हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, कानून बना करके प्रावधान करेगा। तो राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया, कानून बना करके प्रावधान कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत अच्छा नहीं है।
समय समय पर ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित नहीं होती। ग्राम सभाओं की अगर बैठकें आयोजित होती हैं तो ग्राम सभाएं पंचायतों पर नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं रखती, पंचायतों पर नियंत्रण नहीं कर पाती। इस प्रकार से ग्राम सभाएं कमजोर स्थिति से गुजर रही हैं, यानी उनकी भूमिका बहुत प्रभावशाली नहीं बनाई गई है। इसके अलावा जो पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। जैसे पंचायत सचिव है तो राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसका उत्तरदायित्व तो जिले के कलेक्टर के प्रति है, उसकी जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारी के प्रति है। वह पंचायतों के प्रति ना तो जिम्मेदार है, ना तो उत्तरदायी है, और ना ही पंचायतों का उस पर कोई नियंत्रण है, और ना ही उस अधिकारी की पंचायतों के प्रति कोई निष्ठा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जो पंचायत के में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको पंचायतों के नियंत्रण में होना चाहिए, उनकी पंचायतों के विकास के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उन पर पंचायतों के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं, और उसका नुकसान यह है कि वे पंचायतों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीके से भूमिका नहीं निभाते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा मजेदार सा एग्जांपल है। मैं एक बार वाराणसी गया, और वाराणसी में हमारे मित्र थे, तो बात पुरानी है, 2 दशक से ज़्यादा बीत चुके हैं इस बात के। तो हमारे एक मित्र रहते थे, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा भाई शाम को डिनर पर आइए, तो मैं शाम को उनके यहाँ डिनर पर गया। बड़ा खूबसूरत सा मकान, बहुत सुंदर सा मकान था उनका, जहाँ पर वो किराए पर रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर। और जब मैं मकान में पहुंचा तो मैं मकान की खूबसूरती देख करके मैं बड़ा अचंभित हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही आकर्षक मकान था, चित्त को आकर्षित करने वाला मकान था। बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया था। घर में घुसते ही बाईं तरफ फिश पॉन्ड बनाया गया था, तरह तरह की मछलियाँ थी, साफ सुथरा पानी, बाकी फिश एक्वेरियम अलग रखा हुआ था, और तरह तरह की साज सज्जा। मैं ऊपर बैठा, जब उनके साथ चाय नाश्ते का दौर चला तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके मकान मालिक क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा सचिव है। तो मुझे लगा कि आईएएस होंगे, किसी विभाग के सचिव होंगे, ठीक ठाक इनकम हुई होगी, बना लिया होगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा किस विभाग में सचिव है, किस डिपार्टमेंट में सचिव है? उन्होंने कहा विभाग में नहीं है, पंचायत सचिव है। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि पंचायत सचिव जिसकी सैलरी बेहद कम है, उसका इतना आलीशान महल जैसी सुविधा, महल जैसा मकान था। यानी उसने करप्शन नहीं किया, उसने पूरी पंचायत को लूट लिया है मिलकर के। लेकिन ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जो पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं वे ना तो पंचायतों के प्रति कोई निष्ठा रखते हैं, ना ही पंचायतों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही होती है, ना ही उनके मन में ये भावना होती है कि पंचायतें तरक्की करें और पंचायतों के माध्यम से पूरा गांव तरक्की करे। उन्हें तो बस स्वांतः सुखाए, स्वयं सुखी हो, बस, दुनिया की कोई चिंता नहीं, आसपास के लोगों की कोई चिंता नहीं। तो ये जो दूषित प्रवृत्तियां हैं, इन दूषित प्रवृत्तियों ने जिस प्रकार से जन्म लिया है, इन सब के कारण पंचायती राज सिस्टम का जो क्रियान्वयन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा अंतिम बात कि पंचायती राज की कमियां जानने का अवसर हमें मिलता है लेखांकन और लेखा परीक्षण से। लेखा परीक्षण हम लोगों ने पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का ऑडिट सीएजी करता है, जिसके माध्यम से हमें अलग अलग घोटालों की जानकारी मिली है या अनियमितताओं की जानकारी मिली है। लेकिन पंचायतों का ऑडिट करने की जिम्मेदारी पंचायतों की स्वयं की होती है, यानी राज्य सरकार तय करती है कि पंचायतों का ऑडिट कैसे होगा, और फिर कुछ राज्यों में राज्य के कर्मचारी हैं जिनको ऑडिटर कहते हैं, वो जाकर के पंचायतों का ऑडिट करते हैं और तरह तरह की बातें। लेकिन पंचायतों का ऑडिट सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने कुछ पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है लेकर के। आप पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी होती है, लेकिन मैं आपको उसका सार बता रहा हूँ कि अगर पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि गांव में रामराज्य आ गया। सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा रहता है, और इतना अच्छा लिखा रहता है कि लगता है वाह कितना अच्छा देश है हमारा, कितनी अच्छी पंचायत है हमारी, कितना बढ़िया ग्राम प्रधान है हमारा, कितने अच्छे पंचायत के सदस्य हैं हमारे, कितने जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने गांव को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अगर आप पंचायत की रिपोर्ट पढ़ें तो रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा रहता है, लेकिन व्यवहार में पंचायतों की कार्यप्रणाली, पंचायतों का कार्य करने का ढंग बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने स्वयं अनुभव किया है कि पंचायत की जो ऑडिट रिपोर्ट है और उस ऑडिट रिपोर्ट और पंचायत की व्यवहार में एक जमीन आसमान का अंतर रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायतों की जो लेखा परीक्षण की पद्धति है, ऑडिट सिस्टम है, वो ऑडिट सिस्टम दोषपूर्ण है। पंचायतों के इस ऑडिट सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, ऑडिट सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, सबको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। सोशल ऑडिट जैसे नए कॉन्सेप्ट हैं, सोशल ऑडिट जैसे नए कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है और पंचायतों की कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये पूरे पंचायती राज सिस्टम की समीक्षा हो गई जो मैंने आपको बताया। मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अधिकार संपन्न तो पंचायतों को बनाया ही गया है, वित्तीय रूप से उन्हें और अधिक संपन्न बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे पंचायतें अतिरिक्त पैसा निर्मित करने का प्रयास कर सकती हैं कि भाई गांव में मेले का आयोजन करें, प्रदर्शनियों का आयोजन करें, तो इससे भी पैसा आएगा। इस तरीके का आयोजन करके ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जाए। ग्रामीण पर्यटन आजकल एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं। अब बच्चे शहरों में पल बढ़ रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होगा, पेड़ होगा या पौधा होगा। गेहूं जाकर के मशीनों से काटा जाएगा या पेड़ पे चढ़ के गेहूं की बाली तोड़ी जाएगी। उन्हें तो बस आटा खाने से मतलब है। तो खेत देखे नहीं उन्होंने, शहर में रहने वाले बच्चों ने। तो खेती कैसे होती है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, सब्जियां कहाँ कैसे होती हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो जो शहरी व्यवस्था है, गांव शहर में रहने वाले लोगों के लिए आकर्षण का विषय है। अगर ग्रामीण पर्यटन का विकास किया जाए तो ग्रामीण पर्यटन का विकास करके शहर के लोगों को गांव में आकर्षित किया जा सकता है। आके वो 1-2 दिन वहां पर रहें, गांव का वातावरण देखें, कैसे गांव में कृषि होती है, कैसे कृषि उद्योग होते हैं, उन सबको देखें, अनुभव करें और शहर वापस चले जाएं। ये पर्यटन का एक अच्छा विषय हो सकता है, आकर्षण का एक अच्छा विषय हो सकता है। गांव के पास पैसे नहीं है तो ट्रिपल P निजी क्षेत्रों की भागीदारी से ऐसा किया जा सकता है। गांव की पंचायत ऐसा कर सकती है, इससे पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी, गांव की इनकम भी बढ़ेगी, गांव का विकास भी होगा, गांव का डेवलपमेंट भी होगा। कहने का आशय यह है कि अगर किसी गांव का ग्राम प्रधान
क्रिएटिव है, अगर किसी गांव का ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान क्रिएटिव है, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख क्रिएटिव है, जिला पंचायत का अध्यक्ष क्रिएटिव है, तो पंचायतों के लिए वित्त कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती है। समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है और क्रिएटिविटी दिखा करके डेवलपमेंट के लिए भी काम किए जा सकते हैं, धनराशियां भी इकट्ठी की जा सकती हैं। एक और तरीका है धनराशियां इकट्ठा करने का। हम जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पढ़ाएंगे। जब गवर्नेंस का टॉपिक आएगा तब बताएंगे, वहां विस्तार से लिखाएंगे, समझाएंगे आपको। अभी इतना समझो संक्षेप में अभी इतना समझो कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़े का आंकड़ा है कि भाई 1000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो, 500 करोड़ रुपए की मिनिमम पूंजी हो, 5 करोड़ रुपए का मिनिमम प्रॉफिट हो सालाना, तो मैं उस गहराई में आपको नहीं ले जा रहा हूं, मैं वहां पर लिखाऊंगा आपको जब गवर्नेंस पढ़ाऊंगा। अभी इतना समझो मोटी मोटी भाषा में, सरल भाषा में, कि जो कुछ बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उन बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर कानूनन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए आपको अपने शुद्ध लाभ का, नेट प्रॉफिट का 2% खर्चा करना है, 2% खर्चा करना है। तो जितनी भी कंपनियां हैं, ये तो बड़ी कंपनियों के लिए है, छोटी कंपनियां अपनी मर्जी से करना चाहें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपनी का ये बजट 500 करोड़ बनता है, किसी का 750 करोड़ बनता है, किसी का 1500 करोड़ बनता है, किसी का लगभग 2000 करोड़ बनता है। ये बजट बनता है जो उन कंपनियों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, वृद्धों का हित, दिव्यांगों का हित, इन सब चीजों पर पैसा खर्चा करना है। अब अगर गांव का विकास होगा तो गांव के विकास में भी इन्हीं चीजों को तो फोकस किया जाएगा। तो सीएसआर का पैसा भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा भी पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जा सकता है, पंचायतों में अट्रैक्ट किया जा सकता है, और पंचायतें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से धनी हो सकती हैं, धनी हो सकती हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये सब क्रिएटिविटी की बात है, ये सब सृजनात्मक सोच की बात है, कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं मेंशन नहीं है। जब आप अच्छे व्यक्ति को ग्राम प्रधान चुनेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति को ग्राम प्रधान चुनेंगे, जिसकी अपनी एक पॉजिटिव सोच होगी, अपने गांव को आगे ले जाने की सोच होगी, अपने को आगे ले जाने की नहीं, गांव को आगे ले जाने की सोच होगी, उसके पास ये क्रिएटिविटी होगी और वो इस तरीके के ऑप्शन तलाशेगा, इस तरीके के ऑप्शन अवेल करेगा। लेकिन कब होगा? जब आप जात, जाति, धर्म, समुदाय, इन सबसे ऊपर उठ करके वोट करेंगे और योग्य लोगों को, समझदार लोगों को, प्रगतिशील विचार वाले लोगों को, दकियानुसी और रूढ़िवादी कट्टरपंथी लोगों को नहीं, जब आप प्रगतिशील विचार वाले लोगों को गांव का प्रधान चुनेंगे, ब्लॉक का प्रमुख चुनेंगे, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे, तो इस प्रकार के प्रगतिशील लक्षण आपको दिखलाई पड़ेंगे। कुछ गांव ने किया है, नए नए युवाओं को ग्राम प्रधान चुना है, जो एमबीए करके आए हैं, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, ऐसे ऐसे नए नए बच्चों को, 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चों को गांव ने ग्राम प्रधान चुना है। और जिन गांव ने ऐसे बच्चों को ग्राम प्रधान चुना, 20 साल, 22 साल, 20 साल तो नहीं, 21 साल मिनिमम एज है, तो 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चों को ग्राम प्रधान चुना गया है, उन बच्चों ने अपने गांव को प्रगति के पथ पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इस तरीके की केस स्टडीज आपको मैंने जो आपको हिंदी में पेपर बताया है पढ़ने के लिए, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में भी आती है इस तरीके की केस स्टडीज, कभी कभी दैनिक भास्कर में भी आती है, कोई भी पेपर पढ़ो आपको इस तरीके की केस स्टडीज मिल जाएंगी। तो इस तरीके की केस स्टडीज कभी कभी समाचार पत्रों में छपती हैं, आप उन्हें पढ़ो और नाम लिख लो, नाम लिख लो। तो आप जब एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो एग्जाम में आप उस पंचायत का नाम लिख सकते हो, व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, ग्राम प्रधान का नाम नहीं लिखना है, लेकिन आप उस पंचायत का नाम लिख सकते हो कि इस पंचायत को प्रभावी इस पंचायत ने प्रगतिशील भूमिका निभाई है, गांव की उन्नति में इस पंचायत ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसलिए इस पंचायत को पुरस्कृत भी किया गया है, तो भारत सरकार पुरस्कृत भी करती है। तो आपको ये चीजें करंट से कनेक्ट करनी होंगी और आप जितना कनेक्ट करोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। और क्या उपाय किया जा सकता है? पहली बात, पंचायतों को पारदर्शी बनाना होगा। गोपनीयता का कोई महत्व नहीं है पंचायतों की कार्यप्रणाली में, इसलिए पंचायतों को पारदर्शी बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा, ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाना होगा, यानी ई पंचायत, ई पंचायत की स्थापना करनी होगी, यानी पंचायतों का सारा कामकाज इलेक्ट्रॉनिक होगा। जो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है, इस पर इसको रोकने के लिए कठोर उपाय करने होंगे। गांव की जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। जैसे केरल ने एक अच्छा प्रयोग किया है, केरल ने लोकल ओम्बुड्समैन बनाया है। लोकल ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन ये स्वीडिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। और ओम्बुड्समैन का मतलब होता है जनता की शिकायतें सुनने वाला अधिकारी, जनता की शिकायतें सुनने वाला अधिकारी। तो लोकल ओम्बुड्समैन बनाए जाएं, जैसे केरल ने बनाया है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य में लोकल ओम्बुड्समैन बनाए जा सकते हैं और उन लोकल ओम्बुड्समैन को पंचायतों की गड़बड़ियों के विषय में शिकायत की जा सकती है। पंचायतों में आरटीआई लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचायतों के कार्य को पूरी तरीके से पारदर्शी बना देना चाहिए, गोपनीयता का स्थान ही नहीं होना चाहिए। गोपनीयता होगी तब तो आरटीआई की जरूरत पड़ेगी। पंचायतों को गोपनीय ही नहीं रखना है, क्योंकि ऐसी कोई सुरक्षा का काम नहीं कर रही है कि पंचायत ऐसा कोई कार्य कर रही है जिससे देश की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है, जिले के कानून व्यवस्था का मामला जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं करती है, विकास का काम करती है। विकास के कार्यों में गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए आरटीआई की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पंचायत की हर गतिविधि पारदर्शी होनी चाहिए और अगर कोई गोपनीयता का सहारा ले तो उसे दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। अगर ग्राम प्रधान या पंचायत का कोई अधिकारी गोपनीयता का सहारा लेता है तो उसके लिए दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था हमें निर्मित करनी पड़ेगी, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाना पड़ेगा और पंचायत के कामकाज में लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। अभी केवल लोगों की भागीदारी वोट देने तक सीमित है। पंचायतें कैसे कामकाज कर रही हैं, पंचायतों पर नियंत्रण करना, पंचायतों के कामकाज की समीक्षा करना, इन सारी चीजों में लोगों की भागीदारी नगण्य है, लेकिन हमें इन सारी चीजों में लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। पंचायतों का जो अकाउंट और ऑडिट का सिस्टम है वो इंप्रूव करना पड़ेगा और नए ऑडिट जैसे सोशल ऑडिट, सोशल मतलब सामाजिक, तो सामाजिक लेखा परीक्षण, लेकिन इसको सोशल ऑडिट ही लिखो या सामाजिक लेखा परीक्षण भी लिख सकते हो। और सोशल ऑडिट
सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे नए प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट को हम आपको आरटीआई है, सोशल ऑडिट है, ओम्बुड्समैन है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, ये सब हम आपको लिखाएंगे। अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी नहीं लिखाएंगे। जब गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे तब गवर्नेंस में ये सब लिखाएंगे। तो ये मत सोचना कि हमने नाम ले लिया तो हमने इसका डिटेल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम ले लिया तो डिटेल अवश्य करेंगे, लेकिन समय पर करेंगे। उस समय आएगा, ये सब गवर्नेंस में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसका अलग से सेक्शन होगा गवर्नेंस का, और गवर्नेंस के सेक्शन में हम लोग इन सारी बातों की चर्चा भी करेंगे और आपको लिखाएंगे भी। तो सोशल ऑडिट विस्तार से लिखेंगे आगे। सोशल ऑडिट होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ऑडिट सिस्टम में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। सरल भाषा में ऐसे समझो कि अगर हमारे घर के सामने खड़ंजे बिछे हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय हमसे पूछे कि भाई कितने समय में खड़ंजा बिछ गया, खड़ंजा बनाने में कितने कर्मचारी, कितने लोग काम कर रहे थे, खड़ंजा बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की गई, क्या आप उस सामग्री से संतुष्ट हैं, क्या जो जिस गुणवत्ता से खड़ंजा बिछाया गया क्या उस गुणवत्ता से आप संतुष्ट हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसकी जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सोशल ऑडिट का फॉर्मेट होगा, एक सरल भाषा में समझो आप। बाकी लिखने वाली भाषा आगे हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो हमें चेंजेस लाने होंगे, हमें परिवर्तन करने होंगे, और जब इस प्रकार के परिवर्तन हम कर पाएंगे तो पंचायतों की दिशा और दशा बदल जाएगी। एक बात और ध्यान में यहां पर हमें रखना होता है कि पंचायतों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। पहले इतना लिख लें, फिर इस पर आते हैं। पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण, इसको बाद में लिखते हैं। पहले इतना लिख लो, जो भी पढ़ा है पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, फिर पंचायतों पर राज्य के नियंत्रण पर आते हैं। तो हमने विशेषताओं से शुरू किया है, तो पहले लिखो। अब इसी को आप चेंज कर दोगे तो ये सब नगरपालिकाओं के विषय में सारी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। तो नगरपालिकाओं वाला आपको लिखना है, घर पर लिखना है, होमवर्क है आपका। कहीं लिखने में कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लेना। अगर लिखने में कहीं कोई समस्या आती है, ये पॉइंट लिखें ना लिखें, कैसे लिखें, तो वो मुझसे पूछ लेना। लेकिन नगरपालिका वाला स्वयं लिखना घर पर, इसी के आधार पर होमवर्क है आपका। पंचायतों के बारे में लिखो, 73rd अमेंडमेंट की विशेषता लिखो। लिखो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो। पूरे देश में पंचायतों के गठन में पूरे देश में पंचायतों के गठन में एक रूपता की स्थापना की गई है। पूरे देश में पंचायतों के गठन में एक रूपता की स्थापना की गई है। दूसरा पॉइंट लिखो, पंचायतों में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पंचायतों में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब कैसे किया गया है, आरक्षण के प्रावधान हमने लिखा है, इसलिए यहां पर डिटेल नहीं कर रहे हैं, आप डिटेल लिख लोगे। आरक्षण का प्रावधान किया गया है, महिलाओं को 1/3, अनुसूचित जातियों जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में, वो डिटेल कर लेना। आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, पंचायतों के कार्यकाल को संरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायतों के कार्यकाल को संरक्षण प्रदान किया गया है, और इस प्रकार राज्य सरकार के मनमानेपन और इस प्रकार राज्य सरकार के मनमानेपन से सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य सरकार के मनमानेपन से सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला पॉइंट लिखो, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों 29 सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। 29 विषयों का समावेश किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी में लिखो, इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिकार, इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिकार पंचायतों को, इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिकार पंचायतों को राज्य के द्वारा सौंपे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य अधिकार पंचायतों को राज्य के द्वारा सौंपे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये हो गई विशेषता। और अब लिखो, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, पंचायतों के कुछ आपवादिक क्षेत्र निर्मित किए गए हैं। पंचायतों के कुछ आपवादिक क्षेत्र निर्मित किए गए हैं, जिससे छोटे राज्यों पर
जिससे छोटे राज्यों पर और परंपरागत रूप से मजबूती से कार्य करने वाली संस्थाओं पर और परंपरागत रूप से मजबूती से कार्य करने वाली संस्थाओं पर इसे आरोपित न किया जा सके, थोपा ना जा सके। आरोपित करना अच्छा शब्द है। इसे आरोपित न किया जा सके, थोपा ना जा सके। अब ये हो गया विशेषताएं। अब लिखो महत्व। ये तो विशेषताएं हो गई। अब लिखो 73वें संविधान संशोधन का महत्व। महत्व में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसने ग्रास रूट स्तर पर, निचले स्तर, तृणमूल स्तर, इसने ग्रास रूट स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है, पुनर्जीवन दिया है या मजबूती प्रदान की है। लोकतंत्र को पुनर्जीवन दिया है या मजबूती प्रदान की है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना को साकार किया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना को साकार किया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समझा चुके हैं आपको बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसने ग्रामीण स्तर पर लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित की है। इसने ग्रामीण स्तर पर लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित की है और शासन प्रशासन के प्रति लोगों में रुचि और भागीदारी की भावना विकसित की है। और शासन प्रशासन के प्रति लोगों में रुचि और भागीदारी की भावना विकसित की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसने सामाजिक चेतना का भी विकास किया है। इसने सामाजिक चेतना का भी विकास किया है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव की दीवार को कमजोर किया है। भेदभाव की दीवार को कमजोर किया है। भेदभाव की दीवार को कमजोर किया है। अगला पॉइंट, इसने कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया है। इसने कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया है। महिलाओं, वंचित वर्गों की पंचायतों के कार्य में भूमिका में वृद्धि की है। अगला पॉइंट लिखो, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की क्षमता के विकास का अवसर दिया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की क्षमता के विकास का अवसर दिया है। अब मजदूर कहा जाने वाला वर्ग पंचायतों का नेतृत्व करता है। और बड़े नेताओं के साथ संवाद करता है। अगला पॉइंट, पंचायतें अब पहले की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न और वित्तीय रूप से सक्षम बनकर प्रकट हुई हैं। अब ये तो हो गया महत्व। अब लिखो पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के तरीके। इसको थोड़ा अलग करके लिखा देते हैं। हेडिंग लिखो, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के तरीके। हेडिंग लिखना, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के तरीके। पहला तरीका लिखो, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के तरीके। पहला तरीका लिखो, 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। ये 29 सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेना। जो BR एक्ट हमने अपलोड किया है ग्रुप में, उसमें मिल जाएगा, या आपके पास जो BR एक्ट होगा वहां से देख लेना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके अतिरिक्त राज्य विकास और नियोजन के लिए, डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए, पंचायतों को अतिरिक्त शक्तियां सौंप सकता है। अब लिखो, पंचायतों को वित्तीय रूप से, हेडिंग लिखो, पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के तरीके। हेडिंग लिखो, पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के तरीके।
हेडिंग लिखना, पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के तरीके। पहला पॉइंट लिखो, पंचायतों को कर लगाने, वसूलने और खर्च करने का अधिकार देना। कौन देगा? राज्य विधानमंडल देगा, कानून बनाकर, वो हम लोग कल लिख चुके हैं। पंचायतों को, पहला पॉइंट लिखो, पंचायतों को कर लगाने, वसूलने और खर्च करने का अधिकार देना। दूसरा पॉइंट लिखो, राज्य के द्वारा पंचायतों को सहायता और अनुदान देना। राज्य के द्वारा पंचायतों को सहायता और अनुदान देना। तीसरा पॉइंट लिखो, राज्य द्वारा अपनी आय का पंचायतों को वितरण करना। राज्य द्वारा अपनी आय का पंचायतों को वितरण करना, पंचायतों को बांटना। अगला पॉइंट लिखो, केंद्र सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए सीधे पंचायतों को धन दे रही है। अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए सीधे पंचायतों को धन दे रही है, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जैसे मनरेगा, स्वच्छता अभियान आदि, मनरेगा, स्वच्छता अभियान आदि। अब लिखो, हेडिंग लिखो, या वो बाद में लिखेंगे, पहले सीमाएं लिख लो, पहले सीमाएं लिखो, कमियां लिखो, क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, पंचायतों के कामकाज में क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं। पहला लिखो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। उसी में लिखो, पंचायतों ने ऐसी फर्म को ठेके दिए हैं, पंचायतों ने यदा कदा कभी कभी ऐसी फर्म को ठेके दिए हैं जो पहले से काली सूची में शामिल रही हैं, ब्लैक लिस्टेड रही हैं, जो पहले से काली सूची में शामिल रही हैं, ब्लैक लिस्टेड रही हैं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राम सभा की कमजोर भूमिका, ग्राम सभा बहुत मजबूती से कार्य नहीं कर रही है, ग्राम सभा की कमजोर भूमिका। अगला पॉइंट लिखो, जनता की अपेक्षा के अनुरूप, जनता की अपेक्षा के अनुरूप जागरूकता एवं भागीदारी का अभाव, जनता की अपेक्षा के अनुरूप जागरूकता और भागीदारी का अभाव। अगला पॉइंट लिखो, पंचायतों के विरुद्ध, पंचायतों के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने के लिए, पंचायतों के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव, प्रभावी तंत्र का अभाव। अगला पॉइंट लिखो, पंचायतों की दोषपूर्ण लेखा परीक्षण पद्धति, पंचायतों की दोषपूर्ण लेखा परीक्षण पद्धति, दोषपूर्ण लेखा परीक्षण पद्धति। उसी में लिखो, उसी में लिखो, क्योंकि पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में, पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ ठीक चलता रहता है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ ठीक चलता रहता है, जबकि व्यवहार में परिस्थितियां इससे भिन्न होती हैं, जबकि व्यवहार में परिस्थितियां इससे भिन्न होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, पंचायत के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, पंचायत के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, अतः पंचायतों के प्रति, अतः पंचायतों के प्रति उनकी निष्ठा और जवाबदेही नहीं होती है, पंचायतों के प्रति उनकी निष्ठा और जवाबदेही नहीं होती है। अब लिखो उपाय, उपाय लिखो, उपाय में लिखो, पहला पॉइंट, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के प्रति, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। पहले भी बता चुके हैं, जीरो टॉलरेंस यानी कुछ भी ना सहा जाए, कठोर कार्यवाही की जाए। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। दूसरा पॉइंट लिखो, गोपनीयता को समाप्त किया जाए, गोपनीयता को समाप्त किया जाए और पंचायतों की समस्त गतिविधियां, और पंचायतों की समस्त गतिविधियां पारदर्शी और जवाबदेह बनाई जाए, पंचायतों की समस्त गतिविधियां पारदर्शी और जवाबदेह बनाई जाए। अगला पॉइंट, ई पंचायत की स्थापना की जाए, हालांकि तेजी से किया जा रहा है, भारत सरकार हर साल बजट देती है जिससे कि कुछ पंचायतों का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होता है हर साल। ई पंचायत की प्रभावी स्थापना की जाए। अगला पॉइंट, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाया जाए, स्वतंत्र व्यवस्था या स्वतंत्र तंत्र बनाया जाए, स्वतंत्र तंत्र बनाया जाए, जैसे
जैसे केरल ने लोकल ओम्बुड्समैन की स्थापना की है, जैसे केरल ने लोकल ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। अगला पॉइंट, ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया जाए, ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया जाए और उसे पंचायतों पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाए, और उसे, जैसे संसद में सवाल पूछते हैं ना, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, चर्चा, वैसे दिया जाए, और उसे पंचायतों पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाए, जैसे जैसे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेखा परीक्षण पद्धति में सुधार किए जाएं, लेखा परीक्षण पद्धति में सुधार किए जाएं और सोशल ऑडिट जैसे प्रावधानों को लागू किया जाए, सोशल ऑडिट जैसे प्रावधानों को लागू किया जाए। अगला पॉइंट, पंचायतों के स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाए, पंचायतों के स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाए। अगला पॉइंट, पंचायतों को सृजनात्मक तरीके से वित्त का सृजन करना चाहिए, पंचायतों को सृजनात्मक तरीके से वित्त का सृजन करना चाहिए, वित्त का सृजन करना चाहिए। अब हेडिंग लिखो, पंचायतों के वित्त के सृजनात्मक तरीके या नए तरीके। पुराने तरीके तो जो प्रचलन में है वो हमने लिखा दिया, पंचायतों के वित्त के सृजनात्मक तरीके, नए तरीके, पंचायतों के वित्त के सृजनात्मक तरीके या नए तरीके लिखो। पहला पॉइंट लिखो, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, इसको अभी लिख लो, हमने बताया है, आगे समझाएंगे और लिखाएंगे जब गवर्नेंस पढ़ाएंगे। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से धन प्राप्त करना, कोई किसी को हेल्थ के लिए काम करना है, किसी को एजुकेशन के लिए काम करना है, किसी को महिलाओं के लिए, किसी को बच्चों के लिए, इन सब कामों के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का धन आ सकता है। दूसरा, एनजीओ या दानकर्ताओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना, अनेक एनजीओ हैं, दानकर्ता हैं, डोनर्स हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट है, शिवनादर फाउंडेशन है, अजीत प्रेम जी फाउंडेशन है, अनेक फाउंडेशन है जो पैसा देते हैं। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो आगे बताएंगे, गवर्नेंस में ये सब पढ़ाएंगे, सब गवर्नेंस का टॉपिक होगा। एनजीओ दानकर्ताओं के माध्यम से धन प्राप्त करना। अगला, ग्रामीण पर्यटन का विकास कर, ग्रामीण पर्यटन का विकास कर आय सृजित करना, ग्रामीण पर्यटन का विकास कर आय सृजित करना। इसे लोक निजी भागीदारी, इसे लोक निजी भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा सकता है, इसे लोक निजी भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अगला, गांव में कुटीर उद्योगों, स्वयं सहायता समूह आदि को प्रोत्साहन देना। स्वयं सहायता समूह आगे पढ़ेंगे, जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। कुटीर उद्योगों यानी कृषि आधारित उद्योगों और स्वयं सहायता समूह आदि को प्रोत्साहन देना, तो इससे आजीविका बढ़ेगी, गांव के लोगों की विकास होगा। तो ये हो गया वित्तीय स्रोत के सृजन के तरीके। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने हेडिंग लिखा था यहाँ पर कि पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आज पंचायतें राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं। राज्य सरकारें कहती हैं कि भाई पंचायतों का राज्य पर नियंत्रण बने रहना चाहिए, जबकि पंचायतों की ये डिमांड रहती है कि हमें राज्य के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। तो अब इसके पीछे क्या तर्क और वितर्क हैं, इन्हीं के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पंचायतों के पास वित्त के आकर्षक स्रोत नहीं है, वे राज्य पर वित्त पर निर्भर है। पंचायतों के पास कार्य करने के लिए बहुत विशेषज्ञ लोग नहीं होते, इसलिए भी उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारें कहती हैं कि अगर हम पंचायतों को ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे, ज़्यादा अधिकार दे देंगे, तो उनका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंचायतों के पास उनका सदुपयोग करने की क्षमता नहीं होती। वे वित्त का कुप्रबंध करते हैं, वित्त का सुप्रबंध करने के बजाय। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से और अन्य प्रावधानों के माध्यम से वो नियंत्रण बनाए रखती हैं। लेकिन पंचायतों का कहना है कि अब शासन प्रशासन की परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। इस बदले हुए परिदृश्य में, इस बदले हुए परिवेश में हमें अधिक से अधिक स्वायत्तता चाहिए। अब गाँव में भी लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, MBA करके, इंजीनियरिंग करके लोग गाँव में रह रहे हैं और गाँव के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर गाँव के लोगों को लगता है कि हमें विशेषज्ञ जानकारी चाहिए, तो राज्य से या अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से हम विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और गाँव के विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, पंचायतों के विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो राज्य सरकारें पंचायतों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहती हैं और पंचायतें अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त करना चाहती हैं। फिलहाल हम एक मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो बनी रहे, लेकिन उस व्यवस्था में थोड़े संशोधन किए जाएं। क्या संशोधन किया जाए कि पंचायतों के लिए एक स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग बना देना चाहिए जो पंचायतों के नियंत्रण में कार्य करे। हाँ, ये वर्ग ऐसा होना चाहिए जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं कि भाई वहाँ नियुक्तियां और पदमुक्ति सब भारत सरकार करती है, जिम्मेदारी वो राज्य सरकार में निभाते हैं। ऐसे ही जो पंचायतों के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति राज्य सरकार करे, लेकिन वे कार्य करने के दौरान जवाबदेह पंचायतों के प्रति भी हों। तो पंचायतों के प्रति कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके लिए उनका स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग या कहते हैं स्वतंत्र काडर निर्मित होना चाहिए। इस तरीके का एक मध्यमार्गी रास्ता अपना करके ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो लिखो, पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण लिखो। पंचायतें राज्य सूची का विषय है, पंचायतें राज्य सूची का विषय है, अतः राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं। पंचायतें राज्य सूची का विषय है, अतः राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं। राज्यों का यह तर्क है, राज्यों का यह तर्क है
कि पंचायतों के पास, राज्यों का यह तर्क है कि पंचायतों के पास कार्य करने की विशेषज्ञता और कुशलता नहीं होती। पंचायतों के पास कार्य करने की विशेषज्ञता और कुशलता नहीं होती, इसलिए पंचायतों पर राज्य सरकार का नियंत्रण बने रहना चाहिए। इसलिए पंचायतों पर राज्य सरकार का नियंत्रण बने रहना चाहिए। पैरा चेंज करके लिखें। किंतु पंचायतों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती रही है, अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। उनका यह तर्क है कि राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त होकर पंचायतें अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेंगी। पैरा चेंज करके लिखो। निसंदेह दोनों दृष्टिकोण के मध्य एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। निसंदेह दोनों दृष्टिकोण के मध्य एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अतः पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण बनाए रखते हुए पंचायतों के कर्मचारियों का एक स्वतंत्र काडर निर्मित किया जाना चाहिए। कर्मचारी वर्ग काडर निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे पंचायतों में कार्य करने वाले कर्मचारी पंचायतों के प्रति निष्ठावान और जवाबदेह हो सके। हमने जब 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि हम लोग पेशा एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पेशा अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोविजंस ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसको पेशा कहते हैं। पंचायत के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का कानून। अनुसूचित क्षेत्रों तक प्रावधानों के विस्तार का अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म है। अनुसूचित क्षेत्रों तक प्रावधानों के विस्तार का अधिनियम। क्या आज अर्थ है इसका जो हमने लिखा, हमने समझाया, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का में अपवाद है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होता। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी। इसका मतलब ये है कि 73rd अमेंडमेंट के प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में संसद ने यह तय किया कि हमें इन प्रावधानों को लागू करना चाहिए। क्यों लागू करना चाहिए? 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कौन से हैं? याद करो, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया था कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके 10 राज्य आते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये सब 10 राज्य आते हैं। और इन 10 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के सिफारिश पर करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश या राजस्थान में वैसे तो पंचायतें लागू होंगी, 73rd अमेंडमेंट लागू होगा, पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, लेकिन वहीं पर एक जिले को या किसी एरिया को जिसको 5वीं अनुसूची का क्षेत्र घोषित कर दिया, जैसे मान लो झाबुआ जिले को, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के इलाके को हमने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया, तो अब उस जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, 73rd अमेंडमेंट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से पिछड़ा था। तो अब वो तुलनात्मक रूप से पिछड़ा था, तो अगर हम 73rd अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे तो वो तो और पिछड़ जाएगा, क्योंकि हम स्थानीय लोगों को शासन प्रशासन में भागीदार नहीं बना रहे हैं। हमें तो ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे हम स्थानीय लोगों को शासन प्रशासन में भागीदार बना सकें। हमें तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो नतीजा ये हुआ कि संसद को लगा 1993 में ये कानून लागू हुआ, 73rd अमेंडमेंट 1992-1993 में लागू हुआ। लागू होने के बाद शीघ्र ही ये अनुभव किया गया कि अगर हम इन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में इन प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे तो ये तो और पिछड़ जाएंगे, पिछड़े हुए तो हैं ही, ये और पिछड़ जाएंगे, इसलिए इन्हें लागू करना चाहिए। एक बात, ये बात सोची गई कि भाई लागू करना चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी समस्या थी
दूसरी समस्या ये थी कि ये जनजातीय बहुलता वाले इलाके हैं जहां जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी, हमने आपको पहले बताया कि ये कहीं लिखा नहीं है कि कितनी। तो ये जनजातीय बहुलता वाले प्रदेश हैं। अब जब जनजातीय बहुलता वाले प्रदेश हैं तो इसके लिए अगर राज्यों को जिम्मेदारी दे दी जाए, राज्यों को अधिकार दे दिया जाए कि राज्य इसके लिए कदम उठाएंगे, तो राज्य गड़बड़ कर सकते हैं इसके लिए कदम उठाने में। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए कोई कदम उठा ले जाए। इसीलिए जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, उन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां सौंपी गई हैं, जिससे राज्य की राजनीति उन क्षेत्रों में शासन प्रशासन संबंधी अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, क्योंकि जमीनें बहुत हैं वहां पर उस इलाके में। जमीनों का गलत तरीके से हस्तांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। खान खनिज से समृद्ध इलाके होते हैं, ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र है, रिमोट एरियाज हैं, तो खान खनिज से समृद्ध क्षेत्र होते हैं, तो उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये तय किया गया कि हमें जब पंचायती राज के प्रावधानों को इन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू करना है तो लागू करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वैसे तो एक मोटी मोटी गाइडलाइन दे दी गई और राज्यों से कहा गया कि भाई तुम कानून बनाओ और कानून बना करके अपने यहाँ पंचायती राज सिस्टम को लागू करो। सभी राज्यों ने 1 साल के भीतर कानून बनाया और लागू किया, क्योंकि 1 साल की समयावधि थी। 1 साल के भीतर सभी राज्यों को कानून बना के लागू करना जरूरी था पंचायती राज यानी 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को। तो सभी राज्यों ने 1 साल के भीतर कानून बना करके लागू कर दिया। लेकिन जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई वो तो पूरे देश में सिमिलर है, लेकिन जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई उसमें राज्यों ने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ऐसी अव्यवस्थाओं से अनुसूचित क्षेत्रों को बचाया जा सके, इसके लिए संसद ने ही कानून बना करके अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लागू करने की व्यवस्था कर दी। जो काम बाकी राज्यों के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ा गया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे और प्रावधान करेंगे, जैसे मैंने लिखा है आपको समय समय पर, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में यह जिम्मेदारी संसद ने खुद निभा दी, जिससे कि राज्य सरकारें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के गठन के संबंध में अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश न करें, जिससे पंचायतों का विकास वहां पर तेजी से हो सके। तो जब संसद ने इस सोच के अधीन कानून बनाया तो इसी कानून का नाम पेशा कहलाया। इसी को प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट कहते हैं, कि पंचायत के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार का कानून है ये। अब इसमें क्या किया गया, अलग क्या किया गया, विशेष क्या किया गया? विशेष ये किया गया, जैसे याद करो हमने आपको लिखाया कि जो ग्राम सभा है, आर्टिकल 243A याद करो, हमने आपको लिखाया कि ग्राम सभा के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे और राज्य विधानमंडल कानून बना करके ग्राम सभा को मजबूती देने के लिए कार्य करेंगे। हमने ये बात आपको लिखाई। ग्राम सभा को मजबूती देने के लिए पहली बार कोशिश 2002 में की गई थी, उसको सेकंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म कहते हैं। हमने आपको दोनों को क्लब करके लिखा दिया है। जो 73rd अमेंडमेंट है, जो 73rd अमेंडमेंट है उसको फर्स्ट जनरेशन पंचायती राज PRI रिफॉर्म कहते हैं। और 2002 में इसकी समीक्षा की गई, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद सुधार के नए उपाय बताए गए। 2002 में नए उपाय तय किए गए, वही उपाय हैं जो हमने आपको लिखाए हैं। ग्राम सभा का सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता, जवाबदेही हो, जनता की शिकायत दूर करने की व्यवस्था हो, सोशल ऑडिट हो, वही सब है उपाय जो हमने आपको लिखाए हैं। तो इसको सेकंड जनरेशन पंचायती राज रिफॉर्म कहते हैं। 2002 में जो व्यवस्था लागू की गई। तो आज जो हमने उपाय बताए हैं ये सब 2002 के में जो सम्मेलन हुआ, क्योंकि समीक्षा करने के लिए पंचायती राज के प्रावधानों को समीक्षा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया देश में, और इसी सम्मेलन के माध्यम से नए उपाय गढ़े गए कि कैसे पंचायती राज में रिफॉर्म होने चाहिए। तो ये बातें तो पंचायतों के संदर्भ में अलग से चलती रही, लेकिन जो पेशा वाला एक्ट है, यानी जो पंचायतों, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में व्यवस्था अलग से लागू होनी चाहिए। इसके लिए जो कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई वो जिम्मेदारी संसद ने निभा दी। जैसे आर्टिकल 243A ये कहता है कि राज्य विधानमंडल ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन, ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए कानून बनाएगा, ग्राम सभा को क्या कार्य दिए जाने हैं इसके लिए कानून बनाएगा। यहाँ पर पेशा में स्वयं लिख दिया गया कि ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे। जैसे जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उन अनुसूचित क्षेत्रों में जो गरीबी उन्मूलन के लिए टारगेटेड व्यक्ति हैं कि भाई कौन कौन से व्यक्ति गरीब हैं, इनकी गरीबी दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, लक्षित समूहों की पहचान करना, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को लागू करना। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन अनुसूचित क्षेत्र में जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं हैं, उन सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करने की अनुमति देना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमति देना आदि। तो ऐसे कुछ अधिकार ग्राम सभा को अतिरिक्त रूप से सौंप दिए गए हैं पेशा अधिनियम के अंतर्गत, जबकि अन्य राज्यों के लिए तो राज्य कानून बनाकर दे सकते हैं। राज्यों ने दिया नहीं है ज्यादातर, लेकिन पेशा में ग्राम सभा को अलग से मजबूत बनाया गया है। ग्राम सभा और पंचायतों को अलग से शक्तियां भी दी गई हैं, दोनों मिलकर कार्य करती हैं। पेशा अधिनियम के अंतर्गत कैसे मिलकर कार्य करती हैं? बाजार का आयोजन है, मेलों का आयोजन है, प्रदर्शनियों का आयोजन है, ये निर्णय इनके माध्यम से लिए जाते हैं। लिकर यानी शराब या मादक पदार्थ का उपयोग करना, उसकी बिक्री करना, उसकी अनुमति देना या उस पर प्रतिबंध लगाना, ये इस प्रकार के निर्णय जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं वे स्वयं लेती हैं। जैसे गुजरात पेशा के अधिनियम के अंतर्गत, गुजरात के कुछ क्षेत्र पेशा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन गुजरात में जो शराबबंदी है वो पेशा वाले क्षेत्र में लागू नहीं होगी। पेशा वाले क्षेत्र में वहां की ग्राम सभा और वहां की ग्राम पंचायत मिलकर निर्णय लेगी कि हमें अपने क्षेत्र में शराबबंदी करनी है या नहीं करनी है। इसका अंतर ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ। तो इस तरीके से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को मिलकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। वनों का उपयोग, क्योंकि जनजातियां वनों में रहती हैं, तो वनों का उपयोग, वनों का प्रबंध कैसे होगा, इस पर दोनों मिलकर के निर्णय लेंगे। खान खनिज
के लाइसेंस दिए जाते हैं ना, पट्टे दिए जाते हैं, लीज दिए जाते हैं कि भाई कुछ कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों को माइनिंग करने का ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, पट्टे पर जमीन दे दी जाती है कि चलो तुम 99 साल के लिए या तुम 1 साल के लिए या तुम 10 साल के लिए लीज देते हैं, पट्टा करते हैं कि भाई इतने साल के लिए तुम खनन कर सकती हो, माइनिंग कर सकती हो। तो जब भी किसी कंपनी को खनन के लिए जमीन पट्टे पर देना होगा, तो चूंकि जनजातीय बहुल इलाका है, जनजातियां रहती हैं, तो बिना जनजातियों की परमिशन के या यूं कहें कि बिना ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों के परमिशन के ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले कोई भी खान और खनिज पट्टे पर नहीं दिए जा सकते, उनका लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता, इनसे परमिशन ली जाएगी। इसके अलावा पंचायतों के जो अध्यक्ष के पद हैं वो केवल और केवल जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, यानी ऐसे क्षेत्रों में केवल जनजातियां ही पंचायतों की मुखिया बनेंगी। एक बात। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में भी बदलाव लाया गया है। पंचायतों के कम से कम 50% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वैसे तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ मिनिमम 50% पद जनजातियों के लिए रिजर्व होंगे। जनसंख्या उनकी उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा आरक्षित होंगे, लेकिन मिनिमम 50% तो रिजर्वेशन रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से जो पेशा अधिनियम है वो कुछ अतिरिक्त प्रावधानों का वर्णन करता है, जिससे इन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें जनजातियों की भागीदारी से मिल करके और बेहतर तरीके से काम कर सकें। लेकिन अब काम करने में चैलेंजेस वही हैं जो हमने लिखाया है आपको। अगर हम पेशा की समीक्षा की बात करें तो आप कमियां लिखेंगे और उपाय बताएंगे, तो कमियां और उपाय वही हैं जो हमने पंचायतों के बारे में लिखाई है। यहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी भ्रष्टाचार है, जनजातियों के बीच जागरूकता नहीं है, भागीदारी का अभाव है, पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, जनता की शिकायतों को दूर करने का तंत्र नहीं है, सोशल ऑडिट सिस्टम नहीं है, ये तमाम बातें। तो कमियां वही हैं जो हमने वहां पर लिखी हैं, उन्हीं कमियों को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। बस आप इतना लिख सकते हो कि कमियां लिखते समय आप जनजातियों का नाम लिखते चलो कि जनजातियों के मध्य जागरूकता का अभाव है। पंचायतों में लिखा हमने कि गांव के लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव है, तो यहाँ पर चूंकि जनजातीय क्षेत्र के बारे में लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज कर दोगे और लिखोगे कि भाई जनजातियों के मध्य जागरूकता का अभाव है, इसलिए भागीदारी नहीं है। एक बात यहाँ पर, एक बात और आप मेंशन कर सकते हो कि जो जनजातियां हैं वो अपनी परंपराओं से, अपनी प्रथाओं से ज्यादा निकट रहती है, ज्यादा जकड़ी हुई रहती है अपनी परंपराओं से। जो पेशा के प्रावधान है या शासन प्रशासन के प्रावधान है वो उन्हें नई परंपराएं गढ़ने का अवसर देते हैं, नए तरीके से कार्य करने का अवसर देते हैं। ऐसा तभी हो पाएगा जब जनजातियां अपनी पारंपरिक सोच से बाहर निकल करके कार्य करेंगी। लेकिन चूंकि वो अपनी परंपराओं में जकड़ी होती हैं, अपनी प्रथाओं में जकड़ी होती हैं, इसलिए इसके अवसर बहुत कम मिल पाते हैं कि वे अपनी पुरानी प्रथाओं को और परंपराओं को त्याग करके नए नए परंपराएं अडॉप्ट करें या नई और आधुनिक कार्यशैली को अडॉप्ट करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये अच्छी बात है कि कुछ पंचायतों में, जहां पेशा के अंतर्गत आने वाली कुछ पंचायतों में इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होने लगे हैं, क्योंकि जनजातियों को भी तो लगा कि कब तक हम झिंगा लाला हू गाते रहेंगे, हमको भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको भी तो फिल्मी गाने गाने पड़ेंगे, तो हमको अपनी परंपराओं को त्यागना होगा और परंपराओं को त्याग करके हमें आधुनिकता के लक्षणों को अपनाना होगा। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे शासन प्रशासन अधिकार शक्तियां उनके द्वार पहुंची हैं, तो जनजातियों में एक नए परिवर्तन के लक्षण, जनजातियों में एक नए चिंतन के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक अच्छा संकेत है। तो लेकिन परिवर्तन की गति मंद है, अच्छी बात यह है कि बंद नहीं है। तो जैसे जैसे ये परिवर्तन आएंगे, जैसे जैसे ये सुधार आएंगे, तो जो जनजातीय क्षेत्र है वो और ज्यादा हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है उनमें प्रगति के रास्ते और अधिक तेजी से उत्पन्न होंगे, दिखलाई पड़ेंगे। तो लिखो पेशा अधिनियम, लिखो, लिखा देता हूं, थोड़ा सा लिख लो पेशा अधिनियम के बारे में, लिखो। पांचवी अनुसूची के क्षेत्र, पांचवी अनुसूची के क्षेत्र 73वें संविधान संशोधन के अपवादिक क्षेत्र थे। पांचवी अनुसूची के क्षेत्र 73वें संविधान संशोधन के अपवादिक क्षेत्र थे, अपवादिक क्षेत्र थे। अतः पेशा अधिनियम निर्मित किया गया, अतः पेशा अधिनियम निर्मित किया गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज या 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को, जिसके माध्यम से पंचायती राज या 73वें संविधान संशोधन, 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों तक, पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों तक लागू किया जा सके, पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों तक लागू किया जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पहला पॉइंट, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पहला पॉइंट, ग्राम सभा को मजबूत बनाया गया है, ग्राम सभा को मजबूत बनाया गया है, उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमति देना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमति देना, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के लिए, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के लिए लक्षित समूहों, टारगेटेड ग्रुप की पहचान करना, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के लिए लक्षित समूहों, टारगेटेड ग्रुप की पहचान करना और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना, और लोगों तक उसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना।
अगला पॉइंट लिखो, ग्राम सभा और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत को स्थानीय प्रबंध की अनेक शक्तियां सौंपी गई हैं। स्थानीय प्रबंध, लोकल मैनेजमेंट की अनेक शक्तियां सौंपी गई हैं, जैसे जैसे मादक पदार्थों, मादक पेय पदार्थ या शराब यानी मादक पेयों की बिक्री और उपयोग, बिक्री और उपयोग की अनुमति देना या रोक लगाना, अनुमति देना या रोक लगाना, कमा बाजार व मेलों या प्रदर्शनियों का आयोजन करना, कमा वनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेना, वनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेना, कमा खान और खनिजों, खान माइनिंग और खनिजों मिनरल्स के लिए, खान और खनिजों के लिए लाइसेंस या पट्टे की अनुमति देना, लाइसेंस या पट्टे की अनुमति देना इत्यादि इत्यादि। अगला पॉइंट लिखो, पंचायतों में जनजातियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण होगा। पंचायतों में जनजातियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण होगा। अगला पॉइंट, पंचायतों के अध्यक्ष के पद जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। पंचायतों के अध्यक्ष के पद जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। इतना काफी है लिखने के लिए एग्जाम में। तो ये हो गया लोकल गवर्नमेंट के विषय में संपूर्ण चर्चा। अब इसके बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नगर पालिकाओं को लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नगर पालिकाओं के लिए क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। हमने आपको बताया कि इसी आधार पर आप नगर पालिकाओं के लिए आंसर फ्रेम करेंगे, कर सकते हैं। ये होमवर्क है आपका करना। तो इस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट की यूनिट है हम लोगों की कंप्लीट हो गई। चैट ऑन करते हैं, आपके क्वेश्चन देखते हैं। कल संडे